Assalamu alaikum. I hope you are all doing well. So today our topic is the newest, I would say, newly accounting standard, the name of which is General Requirements for Disclosure of Sustainability Related Financial Information, and which is called IFRS S1. This standard is effective from 1st January 2024. So it's a good time to equip yourself with this accounting standard so that when it is become effective, then you should know how to implement this IFRS in real time in practical. Okay, so let's get started. First of all, we will discuss the objective of this standard, and इसमें ऑब्जेक्टिव में हम ये पढ़ लेंगे कि ये जो है इसका मेन गोल इस स्टैंडर्ड का, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, उसको आगे देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव के बारे में. दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर्स एन एंटिटी टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज दैट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द entity's cash flow, its access to finance or cost of capital over the short, medium or long term. ये ऑब्जेक्टिव इस स्टैंडर्ड का ये है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से हमारे पास जो हैं कंपनीज के रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं which is gonna affect the company cash flow in the short term, medium or long term. ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़. रिस्क को भी आइडेंटिफाई करना है. रिस्क इन द सेंस कि कोई भी ऐसे एक्सपेक्टेड जो हैं सिचुएशन जो कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं उसको जो है सिग्निफिकेंटली इफ़ेक्ट कर सकते हैं, वो भी एडवर्सली. और अपॉर्चुनिटीज़ जैसे नाम से ज़ाहिर है कि अपॉर्चुनिटीज़ वो हो सकती है जो कंपनी अवेल कर सके इन द फ्यूचर और उसको बेनिफिट हासिल हो उस अपॉर्चुनिटीज़ से. तो हम जो है ऑब्जेक्टिव इस स्टैंडर्ड का वो ये है कि हमने दोनों चीज़ों को बताना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि जो रिस्क हैं कंपनीज के लिए शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म, सारे रिस्क के बारे में. जो अच्छा, इसमें कुछ ऐसे रिस्क भी आ जाएंगे जैसे कंपनी ने जो है फॉर एग्जांपल मेड अ कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्पोज ऑफ इट्स सब्सिडरी. दिस गोना अफेक्ट द कंपनी कैश फ्लो इन द लॉन्ग रन एडवर्सली. जैसे जो है वो कंपनी के कैश फ्लो को डिक्रीज़ हो जाएंगे इन व्हेन दे डिस्पोज द सब्सिडरी. तो ये जो है कंपनी के कैश फ्लो को इफ़ेक्ट कर सकता है इन द शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म. तो फॉर एग्जांपल कंपनी ने जो है ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ऑलरेडी कि हमने फ्यूचर में जो है इस सब्सिडरी को डिस्पोज करना है, तो ये हमारे पास एक तो है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. दूसरी जो है हमने इस स्टैंडर्ड में कॉन्ट्रैक्चुअल भी बताना है कि कॉन्ट्रैक्चुअल हमारे रिस्क एंड ऑब्लिगेशन सॉरी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं. अपॉर्चुनिटीज़ भी जैसे हमने फॉर एग्जांपल कोई किसी और कंपनी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट किया हो और उससे हमें इन द फ्यूचर कोई बेनिफिट हो, वो हमारी एक अपॉर्चुनिटी हो, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉर्चुनिटी है. तो हमने इसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करना, बल्कि नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल अगर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो हमने उसको भी डिस्क्लोज़ करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव स्कोप. The standard says that an entity may apply IFRS S1 irrespective of whether the entity related general purpose financial statement are prepared in accordance with IFRS accounting standard or other generally accepted accounting principle. So the scope of this standard is clear, crystal clear. It states that irrespective of whether the entity is applying IFRS or GAAPs, the entity must apply IFRS S1. Okay. Next we have Contractual Foundation. What is Conceptual Foundation? It is that information must be relevant, faithful, comparable. You can see the red marked, verifiable, timely and understandable, which is basically the requirement for all other standards. We have studied it. आपको पता होगा कि ये जो है सारी स्टैंडर्ड्स में अप्लाई होता है ऑलमोस्ट, कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करनी है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, फेथफुली रिप्रेजेंट करनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, वेरीफाइबल, टाइमली एंड अंडरस्टैंडेबल. ठीक है. दीज आर इन्हांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजफुल सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सो नेक्स्ट वी हैव फेथफुल प्रेजेंटेशन.
Faithful presentation is actually to disclose information that is comparable, verifiable, again, timely and understandable. Also, we have the B1 is more important. This one, it states that to disclose additional information if compliance with specifically applicable requirement in IFRS S1. देखें जैसे अभी IFRS S1 हमें ये बताता है कि आपने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को जो है डिस्क्लोज़ करनी है। अब हम उसमें जो है सिर्फ ये नहीं लिख सकते, डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते कि हमने जो है फ्यूचर में हमने ये कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ये हमारा रिस्क है, और ये करना है तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए आपने जो है to make it understandable for the user, to make it easier for the user to understand it, you have to disclose additional information which make it easier for the user to understand the risk and opportunities which you have disclosed. Okay, so to disclose additional information, you can disclose additional information if compliance with specifically applicable requirement in IFRS S1 is insufficient to enable user of general purpose financial reports. If IFRS S1 requirements are made but the information you have disclosed is insufficient, then you should disclose additional information. Okay, so next we have materiality. Materiality, as you all know, that materiality or any information if it is being omitted, misstated or obscured, and that information could reasonably be expected to influence decision that primary user of general purpose make on the basis of those reports. So this is materiality definition, and the information which we disclose as per IFRS S1 should be material. If it is not material, then we shouldn't disclose it. Then it is not in the scope of IFRS S1. Okay, so only we have to disclose material information about risk and opportunities of an entity. Next we have connected information. Now what is connected information? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें यूज़र के लिए इजी करना होता है कि वो आसानी से अंडरस्टैंड कर सके और अपने डिसीजन उसके मुताबिक फिर ले, तो हमने सिर्फ उसमें जो है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में नहीं बताना, बल्कि उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट भी करना है। तो इफ़ देयर इज़ एनी कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन वी मस्ट disclose it along with the information about risk and opportunities. Okay, so the connection between items to which information relates, the connection between disclosure provided by the entity, like there can be other disclosure as well along with the IFRS S1. So if you can relate them, the disclosure of IFRS S1 or for example the disclosure of IS24, so if they can be related, then it will be much easier for the user to understand it. So you have to relate, you have to connect the information which you have disclosed as per IFRS S1. Okay, an entity shall also identify the financial statement to which the sustainability related financial disclosure relate. For example, you have made a disclosure that as per IFRS 5 that you're gonna dispose of one of the major unit of the entity in the near future. So this is our material information as per IFRS S1 as well. So you can relate it disclosure to IFRS 5, which you have already disclosed in the financial statement, so you can connect them as well. तो ये जो है यूज़र के लिए आसानी हो जाएगी इसकी वजह से कि वो इजीली कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, also when currency is specified as the unit of measure in sustainability related financial disclosure, the entity shall use the presentation currency. You have to disclose the qualitative information and quantitative information, which we will also discuss in the next sheet, that you have to disclose qualitative and quantitative information as well about risk and opportunities. Okay, so if you are disclosing the quantitative information, then you will obviously use unit of measure, and unit of measure is currency, so you should use the presentation currency
of its related financial statement. Okay, so if you have you are preparing the financial statement in dollar, then you should also use the unit of measure in sustainability related financial disclosure, the dollar. Okay, so you should also use the currency as per IFRS S1 in dollar. Now moving forward to the next sheet, sustainability related risk and opportunities. इसमें हम जो है ब्रीफली पढ़ लेते हैं कि रिस्क रिलेटेड जो है ये सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या असल में। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ वो हैं जो रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द एंटिटीज़ प्रोस्पेक्ट्स। जैसे मैंने बताया कि कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो फ्यूचर में एक एंटिटी को इफ़ेक्ट कर सके, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस को, उसकी कैश फ्लो को अगर इफ़ेक्ट कर सके मटेरियल इन्फॉर्मेशन कोई है, तो वो होती हैं रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, sustainability risk and opportunities. ठीक है, specify the time horizon. You should also specify the time horizon that the disclosure which I have mentioned as per IFRS S1, whether they are short term, medium or long term. Okay, or which the effect of each those sustainability related risk and opportunities could reasonably be expected to occur. Okay, next we have short term, short term can vary between entities and depend on many factors. ठीक है, तो ये आप बाद में पढ़ सकते हैं। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो। जैसे मैंने बताया कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो फ्यूचर में फाइनेंशियल पोजीशन को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लो को इफ़ेक्ट कर सके, वो जो है हमारी IFRS S1 के मुताबिक जो है वो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो हमें डिस्क्लोज़ करने चाहिए। An entity shall disclose information that enable users of general financial reports to understand the effect of this, as I have already told you, that it can affect financial position, financial performance and cash flow. Also, the anticipated effect of sustainability related risk and opportunity on the financial position, this short term, long term, taking into consideration how sustainability related are included in the financial statement. इसमें जो हैं हमारे पास दो तरह की वो आ सकती हैं रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़। एक तो वो जैसे मैंने बताया कि कॉन्ट्रेक्चुअल भी हमें इसमें इंक्लूड करनी होगी, दूसरा नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल भी। दूसरा हमारे पास ये है कि जो हमें मतलब ऑलरेडी कोई रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लास्ट ईयर भी हमने डिस्क्लोज़ की थी और वो स्टिल जो है रेलेवेंट है, तो उसको हम अभी भी डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी जो करंटली नहीं है लेकिन एंटिसिपेटेड है, लाइक जैसे हमने प्रेडिक्ट किया मैनेजमेंट ने कि ये जो है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ इस वजह से जो हैं लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं, तो हमने उसको भी जो है मेंशन करना है अपने डिस्क्लोजर में। ठीक है, स्पेसिफिकली एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट an entity should disclose both kind of information. Okay, there are cases where entity may not disclose the quantitative information, so let's read about this as well. Here it is. An entity need not provide quantitative information about the current or anticipated financial effect if those effects are not separately identifiable. What does it mean? जैसे जो है फॉर एग्जांपल हम ये एंटिसिपेट कर रहे हों कि कंपनीज़ के सेल्स जो हैं वो फ्यूचर में गिर जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर हम इसको सेपरेटली, इसके रीज़न को सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वो कैसे, जैसे हम जो है लगता है कि कंज्यूमर प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो जाएगी, कंज्यूमर जो है वो ये चीज़ प्रेफर नहीं करेगा इन द लॉन्ग टर्म, एक ये रीज़न हो सकता है। दूसरा जो है इन्फ्लेशन का एक रीज़न हो सकता है कि ऑयल प्राइसेस में जो है चेंजेस की वजह से इन्फ्लेशन आ सकती है और जिसकी वजह से कंज्यूमर वुड बी लेस इंक्लाइन टू दिस प्रोडक्ट। तो दूसरा ये रीज़न भी हो सकता है। तो जिस केस में हम इसको सेपरेटली आइडेंटिफाइबल ना कर सकें कि कितना जो है किस रीज़न की वजह से कितना चेंज आएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इसलिए जो है हम क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके एक रीज़न नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया दो रीज़न। तो पहले रीज़न को अगर हम कंसिडर करें तो उसकी वजह से फॉर एग्जांपल 5000 का जो है वो चेंज आता है हमारी सेल्स में, और दूसरे रीज़न को अगर हम कंसिडर करें तो 10,000 का कोई चेंज आता होगा, तो वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है हाई अनसर्टेनिटी। इफ़ इन द केस वी हैव हाई अनसर्टेनिटी
देन जो है अगर हमारे लिए मुश्किल हो जाए अगर कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करना, तो उस केस में भी हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसमें हम डिस्क्लोज़ कर रहे होते हैं फ्यूचर्स के जो से रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। तो फ्यूचर्स में जो भी होता है वो इजीली जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हम। इसलिए अगर हाई अनसर्टेनिटी है, फॉर एग्जांपल 5-6 ईयर के बाद अगर हम कह रहे हैं कि ये रिस्क एंड ऑब्लिगेशन हो सकते हैं, तो वो जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाती है उसमें। तो इसीलिए वो हम जो हैं उस केस में क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो है हमारे पास रीज़न है, इफ़ देयर आर नो स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज आर अवेलेबल विद द एंटिटी, देन द एंटिटी कैन नॉट provide quantitative information as per IFRS S1. ओके, दूसरा हमारे पास ये if an entity determines that it need not provide effects, if एंटिटी जो है उसने अगर डिटरमिन कर लिया कि वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी, तो उसको फिर एज़ पर IFRS S1 डिस्क्लोज़ करना है कि ये जो है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो क्यों प्रोवाइड नहीं कर सकी। इन तीनों में से कोई एक रीज़न होना चाहिए। दूसरा जो है प्रोवाइड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन इन एक्सचेंज ऑफ दोस quantitative information, and the third one is provide quantitative information about the combined financial effect। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट रीज़न में कि दो जो हैं रीज़न्स हो सकते हैं, एक से जो है हमारे पास 5000 का जो है चेंज आता है, दूसरे की वजह से हमारे पास 10,000 का चेंज आता है। तो उसका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा कि अगर दोनों रीजंस वो अकर होती हैं तो उसकी वजह से कंबाइंड इफेक्ट हमें 15,000 का जो है वो उसमें जो है एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। तो हम जो हैं अगर चाहें तो प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंबाइंड फाइनेंशियल इफेक्ट। ठीक है, अगला हमारे पास है लोकेशन ऑफ डिस्क्लोजर, कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज़ कहाँ करना चाहिए। ये हमारे पास इसमें स्टैंडर्ड ने जो है वो कोई ख़ास जगह नहीं बताई है स्पेसिफिक। तो स्टैंडर्ड इसमें कहता है कि आप कहीं भी जो है इसको डिस्क्लोज़ कर सकते हैं इन द मैनेजमेंट कमेंट्री, मैनेजमेंट रिपोर्ट, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट, वेयर एवर यू वांट, बट मेक श्योर द एंटिटी शैल इंश्योर दैट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर आर क्लियरली आइडेंटिफाइबल एंड नॉट ऑब्सक्योर्ड बाय दैट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल हो। नेक्स्ट वी हैव टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग, कि हमें इसको रिपोर्ट कब करना चाहिए। तो उसका आंसर ये है कि जब भी कंपनी जो है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज़ करती हैं तो उसके साथ ही इसको भी डिस्क्लोज़ करना चाहिए। अगर जो है कंपनी वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग पीरियड को अगर चेंज करती है, तो उस केस में जो है ये लास्ट ईयर के साथ कंपेरेबल नहीं रहती। तो उस केस में जो है हमें उसके मुताबिक अगर 12 मंथ है तो 12 मंथ का जो है हमें इंफॉर्मेशन बतानी होगी, एंड लास्ट ईयर जितने भी मंथ्स थे अकाउंटिंग पीरियड में, तो उसके मुताबिक ही हमें उस ईयर में भी डिस्क्लोज़ करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हमें जो है रीज़न फॉर यूजिंग अ लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड वो भी डिस्क्लोज़ करनी चाहिए, द फैक्ट दैट अमाउंट डिस्क्लोज इन द आर नॉट एंटायरली कंपेरेबल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो हैं फाइनेंशियल पोजीशन में भी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी हम कंपैरेटिव्स को डिस्क्लोज़ करते हैं, इसी तरह जो है हमें एज़ पर IFRS S1 को भी कंपैरेटिव जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि इस साल में हमारे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं और लास्ट ईयर में हमारे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या थे, तो वो दोनों हमें डिस्क्लोज़ करने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस क्या है कि इफ़ एन एंटिटी इज़ फुली कंप्लाइंग विद द IFRS S1, then an entity can make a statement in the financial statement which is the statement of compliance। ठीक है, अगला हमारे पास है मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, कि अगर जहाँ पर भी मैनेजमेंट ने हाई अनसर्टेनिटी यूज़ की हो तो अपने जो है IFRS S1 के मुताबिक उसको वो एरिया जो हैं वो भी बताने होंगे कि किस किस एरिया में मैंने ये हाई अनसर्टेनिटी जो है सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी जहाँ जहाँ भी अकर हुई है, राइज होती है, वहाँ यूज़ की है, तो वो एरियाज़ आपने डिस्क्लोज़ करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एरर्स। For example, if an entity make an error in disclosing IFRS S1, तो उस केस में जो है
आप IS8 अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ और एस्टिमेट्स, दे आर नॉट द final figures. So if an entity receive any kind of information which change the risk and opportunities, then this is not an error, then this is change in estimate. So we should apply IS8 and change it prospectively. But if this is an error, then we should use IS8 and make the correction retrospectively. Okay, so that's it for today. I hope जो है इससे आपको हेल्प हुई होगी, और कोई भी चीज़ अगर मिस की हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।